इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवमेंट की। मूवमेंट को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ एक्टिव मूवमेंट एंड पैसिव मूवमेंट। इनकी फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि एक्टिव मूवमेंट्स क्या होती हैं एंड पैसिव मूवमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, एक्टिव मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जो कि पेशेंट अपनी मस्कुलर एफर्ट के थ्रू जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। इट कैन बी फ्री मूवमेंट, इट कैन बी असिस्टेड, रेजिस्टेड और इट कैन बी रेजिस्टेड मूवमेंट। ठीक है, पैसिव मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जो कि थेरेपिस्ट परफॉर्म करवा रहा होता है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट खुद से एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि पेशेंट के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। जब पेशेंट के मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो उसे एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है टू इनिशिएट और टू परफॉर्म द मूवमेंट। ठीक है, मैनुअल मसल टेस्टिंग जो है वो थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा दूं आपको कि इसमें हमारे पास 0 to 5 ग्रेड्स होते हैं। 0 मीन्स नो कॉन्ट्रैक्शन। नो कॉन्ट्रैक्शन हमें किन पेशेंट्स में मिल रही होती है? वो पेशेंट्स जो पैरालिसिस होते हैं उनमें हमें कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिल रही होती। ठीक है, या फिर पेशेंट की जो है वो ग्रेड 1 में फ्लिकरिंग मूवमेंट्स होती हैं। ग्रेड 2 में हमारे पास रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज विद एलिमिनेटेड ग्रेविटी। ग्रेड 3 इज़ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज विद अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेड 4 इज़ मिनिमल रेजिस्टेंस के साथ करवाते हैं एंड ग्रेड 5 इज़ मैक्सिमम रेजिस्टेंस के साथ करवाई जाती हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दी एक्टिव मूवमेंट्स टाइप्स। ठीक है, एक्टिव मूवमेंट्स को फर्दर हमने 2 में डिवाइड कर दिया है। एक होती हैं हमारे पास वॉलंटरी मूवमेंट्स और एक होती हैं हमारे पास इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्स के अगेंस्ट मिल रही होती हैं हमें। ठीक है, एक्टिव वॉलंटरी मूवमेंट्स जो हमारे पास होती हैं इसकी फर्दर 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है, इन 4 टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि पैसिव मूवमेंट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। पैसिव मूवमेंट को फर्दर 2 में हम डिवाइड करते हैं, मैनुअल एंड मैकेनिकल। मैनुअली जो मूवमेंट होती है पैसिव वो थेरेपिस्ट परफॉर्म करता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट्स होती हैं और मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हमारी परफॉर्म की जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास मैकेनिकल वो मूवमेंट्स होती हैं जो कि किसी डिवाइस के थ्रू जो है वो पैसिवली मूवमेंट करवाई जाती है। लाइक अगर किसी पेशेंट का TKR हुआ है तो उसमें हम जो है वो इस तरह की CPM मशीन यूज़ करते हैं जिससे पेशेंट की स्लोली जो है वो मूवमेंट्स अचीव होती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स और एक्टिव मूवमेंट्स की तरफ, जिसमें हमारे पास ये 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली द एक्टिव मूवमेंट। यहाँ पर पेशेंट जो है वो खुद से थोड़ी सी असिस्टेंस ले रहा है अपने दूसरे हाथ से और अपनी फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहा है शोल्डर की। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली द नी फ्लेक्शन मूवमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करें तो हमारे पास एक्टिव फ्री मूवमेंट होती है, एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट, एक्टिव असिस्टेड रेजिस्टिव मूवमेंट एंड लास्ट इज एक्टिव रेजिस्टेड मूवमेंट। ओके, एक्टिव मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होती है? एक्टिव मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो कि पेशेंट खुद से अपनी मस्कुलर एफर्ट से परफॉर्म कर रहा होता है, उसे किसी असिस्टेंस की, रेजिस्टेंस की, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की नीड नहीं होती या हम उसे प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, खुद से पेशेंट जो है वो अपनी विल पावर से जो मूवमेंट अचीव कर रहा है, जितनी वो शोल्डर फ्लेक्शन कर पा रहा है, नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर पा रहा है, वो हमारे पास एक्टिव मूवमेंट्स कहलाती हैं, एक्टिव फ्री मूवमेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज़ एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट। एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जिसमें पेशेंट जो है वो खुद से मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होता है, बट लिटिल बिट उसको जो है वो असिस्टेंस की नीड होती है। ठीक है,
ड्यू टू मसल वीकनेस, और मे बी पेशेंट का जो है ना वो ग्रेड 2 में है पेशेंट, ठीक है, तो उसको जो है वो ग्रेड 2 क्या है हमारे पास, ग्रेड 2 हमारे पास है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज विद एलिमिनेटेड ग्रेविटी। इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है वो फुली रिकवर नहीं है अगर पेशेंट पैरालाइज था, या फिर पेशेंट के मसल में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो खुद से परफॉर्म कर पाए मूवमेंट, तो यहाँ पर भी पेशेंट जो है वो अपने दूसरे हाथ से जो है वो हेल्प ले रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज होता है कि पेशेंट का एक हैंड जो है वो दूसरे हैंड की जो है वो हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो दूसरे हैंड में इतनी स्ट्रेंथ है क्या वो, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें राइट हैंड की, तो राइट हैंड में पेशेंट की स्ट्रेंथ नहीं थी, ठीक है, या हमें उसको असिस्टेंस की नीड है, तो उसका लेफ़्ट हैंड जो है वो उसको असिस्ट कर रहा है, तो क्या लेफ़्ट हैंड में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो राइट को असिस्ट कर सके? तो मे बी पेशेंट को हेमीप्लेजिया हुआ हो, मे बी पेशेंट को वन साइड पैरालिसिस हुआ हो, जिसकी वजह से उसका राइट साइड जो है वो वीक हो और लेफ़्ट साइड जो है वो स्ट्रेंथन हो। क्या पता पेशेंट को पैरालिसिस हो, ठीक है, पैरालिसिस इज मसल वीकनेस, हैव एक्टिव असिस्टेड रेजिस्टेड, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट कंट्रीब्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ असिस्टेड एंड रेजिस्टेड ड्यूरिंग अ सिंगल मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को हम जो है एट द सेम टाइम असिस्ट भी कर रहे होते हैं और रेजिस्ट भी कर रहे होते हैं। अब करते ये हैं कि हम जो है पेशेंट के हैंड में जो है वो डंबल दे देंगे, सही है, उससे क्या होगा, पेशेंट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगी, ठीक है। और असिस्ट किस तरह से करेंगे कि पेशेंट के जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो MMT ग्रेड 3 में था, ठीक है, ग्रेड 3 इज़ नॉर्मल एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म कर पा रहा है, अब हमने उसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, उसको ग्रेड 4 और 5 की तरफ लेके जाना है, मैक्सिमम उसको जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि पेशेंट को जो है वो मिनिमल रेजिस्टेंस देंगे। अब मिनिमल रेजिस्टेंस किस तरह से देंगे, हमने उसके हैंड में जो है वो डंबल तो प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन हम उससे लिटिल बिट असिस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल शोल्डर की मूवमेंट करवानी है, शोल्डर फ्लेक्शन करवानी है, तो उसको क्या करेंगे हम, पेशेंट खुद से तो परफॉर्म करेगा लेकिन हम उसे साथ साथ असिस्ट भी करेंगे ताकि पेशेंट जो है वो ज़्यादा उसके मसल पे जो है वो लोड ना आए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एक्टिव रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज, movement in which muscle contraction is resisted by an outside force. The outside force may be a manual or mechanical, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक्टिव रेजिस्टेड वो एक्सरसाइजेज होती हैं। अब इसमें ग्रेड कौन सा होगा MMT का, इसमें ग्रेड 5 होगा MMT का, ठीक है, जिसमें हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अब ये पेशेंट जो है वो अपने हैंड से भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है और एक्सटर्नल फोर्स यानी कि थेरेपिस्ट जो है वो भी मूवमेंट करवा सकता है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है कि सर्वाइकल फ्लेक्शन पे जो है वो रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पर थेरेपिस्ट भी अपना हैंड रख के उसे जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। अब रेजिस्टेंस हम किस तरह से, ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि हमने कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है, ये हम पेशेंट को देखते हुए जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। कुछ पेशेंट बहुत लीन होते हैं तो उन पे उस हिसाब से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, सबको सेम रेजिस्टेंस से ट्रीट नहीं करना, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एक्टिव फ्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। इंडिकेशंस कौन कौन सी हैं हमारे पास, मसल वीकनेस, अगर किसी पेशेंट के मसल्स जो है वो वीक हैं तो हम उन पे जो है वो मूवमेंट्स परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। आफ्टर रिमूवल ऑफ प्लास्टर, एज वी ऑल नो डैट जब प्लास्टर लगा होता है तो पेशेंट की जो है मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है। अब जब वो दोबारा से उसकी जॉइंट्स पे हम मूवमेंट करवाएंगे तो पेशेंट जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हम जो क्या करते हैं, पेशेंट को
लिटिल बिट असिस्ट करते हैं, मूवमेंट परफॉर्म करवाते हैं और साथ में पेशेंट को खुद से बोलते हैं कि वो मूवमेंट करे, ठीक है। इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो अपने ADLs, सही है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो है वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, यानी कि उसको किसी की नीड होती है, असिस्टेंस होती है खाना खाने के लिए, अपने नॉर्मल ADLs परफॉर्म करने के लिए भी उसे किसी की असिस्टेंस की नीड होती है, तो हम उसे जो है वो रिकमेंड करते हैं कि वो एक्टिव मूवमेंट्स परफॉर्म करे। और अगर उससे अब एक्टिव मूवमेंट्स में ये थेरेपिस्ट डिसाइड करता है कि उसको 4 मूवमेंट्स में कौन सी मूवमेंट की नीड है, आइदर उसको रेजिस्टेंस की नीड है, एक्टिव असिस्टेंस की नीड है, या फिर वो फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। अगर वो फ्रीली मूव कर सकता है तो फिर हम उसे जो है वो रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस की तरफ लेके जाएंगे ताकि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बिल्डअप हो, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है हमारे पास? एक्यूट जॉइंट इन्फ्लेमेशन। क्यों? अगर जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है तो पेशेंट की इन्फ्लेमेशन और वर्स्ट हो सकती है, पेशेंट को स्वेलिंग कॉज हो सकती है, तो इसलिए हम जो है वो हम जब तक पेशेंट की इन्फ्लेमेशन रिड्यूस नहीं हो जाती हम पेशेंट की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सीवियर जॉइंट पेन। अगर पेशेंट को पेन है, आप उस पर मज़ीद मूवमेंट करवाएंगे तो दिस इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि पेशेंट का पेन जो है वो वर्स्ट हो सकता है, ठीक है। रीसेंट सर्जिकल प्रोसीजर। अगर किसी पेशेंट को इम्प्लांट लगा है या उसका अभी जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर से वो गुजरा है, तो उससे क्या होगा कि अगर आप फ़ौरन से जो है उसकी मूवमेंट करवा देंगे तो पेशेंट का इम्प्लांट जो है वो अपनी जगह से मूव हो सकता है, उसकी सर्जरी फेल हो सकती है, इम्प्लांट जो है वो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए समहाउ हम जो है वो एक्सरसाइजेस को रेजिस्ट करते हैं। इसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि किस सर्जरी में हमने एक्सरसाइज करवानी है और किस सर्जरी में नहीं करवानी है। वैसे तो हम आफ्टर सर्जरी जो है वो एक्सरसाइज करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सर्जरीज़ की बात हुई हुई है, सिर्फ TKR या जॉइंट रिलेटेड सर्जरी की बात नहीं हो रही। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर सर्जिकल रीसेंट अगर कोई प्रोसीजर हुआ है तो उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। अब टेक्निक्स क्या हैं? अच्छा, ये कुछ ख़ास बात है जिनका हमें ख्याल रखना होता है। स्टार्टिंग पोजीशन इज़ सिलेक्टेड एंड टॉट विद केयर टू इंश्योर मैक्सिमल पोस्चरल एफिशिएंसी, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन का और अपनी एंड पोजीशन का ध्यान रखना होता है, अपने मोबिलाइजिंग हैंड का और स्टेबलाइजिंग हैंड का ख़ास ख्याल रखना होता है। इससे पेशेंट पे और आप पे जो है वो ज़्यादा फोर्स नहीं लग रही होती, ठीक है। आपकी मूवमेंट, आपका पोस्चर जो है वो बहुत वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है। इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, ठीक है। क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे हम पेशेंट को? गेन द इंटरेस्ट एंड कोऑपरेट ऑफ द पेशेंट एंड लीड हिम टू अंडरस्टैंड बोथ पैटर्न एंड द पर्पस ऑफ एक्सरसाइज। इसमें ये कह रहे हैं कि हम पेशेंट को जो भी मूवमेंट करवाएंगे उसे गाइड करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट पेशेंट पे जाकर उस पे परफॉर्मेंस नहीं करनी, पहले हम उसे पूरा प्रोसीजर गाइड करेंगे और इसके अलावा हम बताएंगे उसे हम किस लिए ये मूवमेंट करवा रहे हैं, क्या चीज़ इससे इन्हेंस होगी, क्या बेनिफिट्स हैं, तभी तो पेशेंट जो है वो परफॉर्म करेगा। और फिर साथ साथ अगर हमें लगे कि हम पेशेंट को होम प्लान जो है वो गाइड कर सकते हैं तो साथ साथ हम जो है वो उसको होम प्लान भी गाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें उसके बाद जो है वो स्पीड की बात की हुई है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हमने सेम पेस के साथ, सेम स्पीड के साथ सारे पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स पे ज़्यादा फोर्स लगाने की नीड होती है और कुछ पेशेंट्स पे जो है वो कम फोर्स में भी उन्हें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील हो रही होती है। तो हम जो है वो मूवमेंट जो है वो पेशेंट टू पेशेंट स्पीड वेरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन में ये नहीं है कि हमने 10 रिपीटेशन करवानी है या 15 रिपीटेशन करवानी है तो सेम पेशेंट्स में हम 15 रिपीटेशन करा रहे हैं या 10 रिपीटेशंस करवा रहे हैं। नो, हमें जो है वो देखना है कि पेशेंट की कैपेसिटी कितनी है।
आइदर पेशेंट जो है वो 5 मूवमेंट परफॉर्म कर पा रहा है या 10 परफॉर्म कर पा रहा है या 15 परफॉर्म कर पा रहा है। डे 1 पे पेशेंट को जो है वो मिनिमम हम 5 to 6-7 रिपीटिशंस जो है वो करवा रहे होते हैं। इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो हम मूवमेंट की रिपीटिशन जो है वो इंक्रीज़ करते हैं ताकि पेशेंट जो है वो टॉलरेट कर सके, ठीक है। अब क्या क्या यूजेस एंड इफ़ेक्ट्स हैं? रिलैक्सेशन, जॉइंट मोबिलिटी, मसल पावर एंड टोन को इन्हांस करता है। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इससे पेशेंट का। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी कोऑपरेशन के लिए भी हम जो है वो ये सारी मूवमेंट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।